एवरीवन, सो ये मेरी रीड प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्विंग की क्लास है और आज की क्लास में हम 2021 में जो रीड का एग्ज़ाम हुआ था, ये लेवल 2 का एग्ज़ाम है और इसकी जो शिफ्ट थी वो थी थर्ड शिफ्ट। उसकी सेकंड लैंग्वेज हिंदी को हम आज की वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। इसके टोटल 30 क्वेश्चंस होते हैं। ये जो क्लासेस हैं वो 2025 में जो रीड का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए मैं चला रही हूँ। तो चलिए आज की वीडियो के 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। 61 से लेके 55 तक के जो क्वेश्चंस है वो इस पद्यांश पे आधारित है। तो पहले इस पद्यांश को रीड करना होगा। हिमालय के आंगन में हमें प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा के हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। जागे हम जागे जगाने, विश्वलोक में फैला फिर आलोक। व्योम तम पूज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति को हो उठी अशोक। विमल बाड़ी ने बीड़ा ली, कमल कोमल कर के प्रतीप। सस्वत सप्त सिंधु में उठे, छीड़ा छिड़ा तब मधुर साम संगीत। बचाकर बीज रूप से सृष्टि, नाव पर झेल प्रलय का शीत। तो ये हमारा पद्यांश हो गया। अब उससे क्वेश्चन देखते हैं। उषा के हंस अभिनंदन किया, पंक्ति से अभिप्राय है धरती के प्राणों के उन्माद से, प्रकृति के उषाकालीन रूप सौंदर्य से, वसंत रूप सौंदर्य से, ईश्वर की प्रार्थना से। सो इसका जो राइट आंसर है वो है पृथ्वी के उषाकालीन रूप से। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्ति के रूपक अलंकार प्रयुक्त हुआ है। हिमालय के आंगन में उसके प्रथम किरणों का दे उपहार, जागे हम लगे जगाने, विश्व लोक में फैला फिर आलोक। कमल कोमल कर के प्रतीप, नाव कर झेल प्रलय का शीत। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जागे हम जागे लगे जगाने, विश्व लोक में फैला फिर आलोक। बीज रूप में षष्ठी पंक्ति में निहित अलंकार का उदाहरण है उत्प्रेक्षा, उपमा, श्लेष या फिर अनुप्रास। तो यहाँ पे जो अलंकार है वो है उपमा अलंकार। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। विश्वलोक में फैला आलोक, पंक्ति में रेखांकित शब्द का आशय मतलब कि आलोक शब्द का क्या आशय है। भारत द्वारा अखिल विश्व में ज्ञान प्रसार से, श्री कृष्ण द्वारा दिए उपदेशों से, नायिका के रूप में सौंदर्य से, भारत की अत्यंत कोमलता से। सो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, भारत द्वारा अखिल विश्व के ज्ञान प्रसार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त काव्यांश में कवि की निम्न भाव दशा को उद्घाटित किया है। चिंता का, आशा का, लज्जा का या फिर आनंद का। सो ने किसका भाव को मतलब प्रदर्शित किया, तो उन्होंने आनंद के भाव को प्रदर्शित किया है। क्वेश्चन नंबर 66, मुझे वहाँ जाना है, वाक्य में रेखांकित पदभंग का प्रकार है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, समास। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि मैं, तुम, यह, वह, मुझे, तुम्हें। तो मुझे क्या है यहाँ पे सर्वनाम है जो कि संज्ञा के स्थान पर आया है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वयं अपने पास होने पर भी किसी अन्य की वस्तु का उपभोग करना अर्थ प्रकट करने वाली सही लोकोक्ति है। अपना हाथ जगन्नाथ, अपनी करनी पार उतारना, अपना राख पराया चक, एक पंथ दो काज। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अपना रख, अपना तो बचा के रख लेना, लेकिन पराया चक दूसरे की चीज़ का उपभोग करना। माड़ो मूंड लो, राजस्थानी मुहावरे का अर्थ सही अर्थ निम्नलिखित में से है। अन्याय सहन करो, बात नी मारनी, घड़ो राजी हौबड़े, मूरण बरयौन डगड़ी। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवगंगा हिमालय से निकलती है, वाक्य में प्रयुक्त कारक का नाम है संबंध, कारण, आपदान या फिर संप्रदान। तो देवगंगा हिमालय से निकलती है मतलब निकल के अलग होती है, तो वहाँ पे कौन सा कारक होगा, आपादान कारक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुल्यात्मक सूचक चिन्ह का सही उदाहरण है। तो जो तुलनात्मक सूचक चिन्ह होता है वो होता है ये इक्वल्स वाला। तो आप देख लीजिए यहाँ पे कहाँ पे इक्वल्स का यूज़ हुआ है। सो ऑप्शन नंबर सी में
इस इक्वल टू का यूज हुआ है, जिसे हम तुलनात्मक चिन्ह कहते हैं। शिक्षा तुलनात्मक चिन्ह पढ़ा लिखा। जहाँ पे डॉक्टर और ये घा में जो यूज हुआ है वो लाघव चिन्ह का उपयोग हुआ है और ये निर्देशक चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंडरगार्टन जर्मन भाषा का शब्द है जिसका सही अभिप्राय है बच्चों का बाग, खेल का मैदान, बाग का माली या बच्चों की पाठशाला। सो उसका जो राइट आंसर है वो है बच्चों का बाग। डाल्टन प्रणाली के आविष्कारक हैं वाइगोत्स्की, स्किनर, जीन पियाजे या फिर पाल हर्स्ट। तो जो डाल्टन प्रणाली थी उसके आविष्कार पाल हर्स्ट ने किया। तो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मौखिक भाषा कौशल का सही उदाहरण है अनुलेख, श्रुतलेख, कहानी सुनना या फिर सुनाना या फिर प्रतिलेख। सो जो मौखिक भाषा है वो किस में होगी, कहानी सुनना या फिर सुनाने में। सो उसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल उच्च प्राथमिक स्तर पर बोलना कौशल विकास के अंतर्गत आता है। कहाँ पे देखना है आपको, उच्च प्राथमिक स्तर पर। कहानी लेखन, वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रतिभागी, समाचार पत्र पढ़ना, केवल गाना सुनना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रतिभागी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की अच्छी पाठ्यपुस्तक की विशेषता है क्लिष्ट भाषा, पाठ में दीर्घ वाक्य रचना, सरल एवं सहज शब्दावली और तत्सम प्रधान भाषा। तो क्या होनी चाहिए हमारी भाषा, जो हमारी पुस्तक की जो भाषा होनी चाहिए वो किस तरीके की होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए और शब्दावली भी सरल होनी चाहिए और सरस होनी चाहिए। सो उसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय पुस्तकालय में आवश्यक सामग्री ढूंढने में अहम भूमिका होती है लैब मैनुअल की, प्रायोगिक पुस्तिका की, पुस्तक पाठ्य संदर्भ की या फिर वृत्ति की। सो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, लैब मैनुअल की। निम्नलिखित में से मातृभाषा शिक्षण का साधन नहीं है, यहाँ पे से आपको नहीं वाला ढूंढना है। चित्र विस्तार यंत्र, चित्र दर्शन, लघु गणक सामग्री या फिर ग्रामोफोन। सो जो ऑप्शन नंबर सी है वो उसका राइट आंसर होगा। लघु गणक सारणी का उपयोग हम मातृभाषा शिक्षण का कोई भी ये साधन नहीं होता है। सतत एवं व्याकरण मूल्यांकन व्यवस्थित ढंग से किया जाए तो उसका लाभ होगा विद्यार्थियों को केवल आंतरिक मूल्यांकन होगा नहीं, उसका आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार का मूल्यांकन हो गया। शिक्षार्थी सत्र पर्यंत अध्ययनशील रहते हैं, ये बात सही है। तो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी हम और भी ऑप्शंस को देख लेते हैं। विद्यार्थी में सत्र पर्यंत भय बनाता रहता है, नहीं, उनमें किसी भी प्रकार का भय नहीं बना रहता है क्योंकि उनका मूल्यांकन लगातार रूप से होता रहता है। विद्यार्थियों में अस्वाभाविक विकास होता है, नहीं, उनमें स्वाभाविक विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 79, भाषा प्रश्न पत्र निर्माण में ध्वनित्व है ज्ञान प्रश्न अधिक हो, निबंधात्मक प्रश्न अधिक हो, अभिव्यक्ति बोध प्रश्न अधिक हो, जब या फिर ज्ञान अवबोध अभिव्यक्ति के से पूर्ण प्रश्न हो। तो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ज्ञान अवबोध और अभिव्यक्ति से परिपूर्ण प्रश्न हो। उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग अध्यापक द्वारा क्यों किया जाता है। देखिए, उपचारात्मक शिक्षण का उपयोग कब किया जाता है, इससे पहले हम किसका उपयोग करते हैं, हम निदानात्मक शिक्षण का उपयोग करते हैं। निदानात्मक शिक्षण के थ्रू जो भी हमें कठिनाइयाँ पता लगती हैं, बच्चों की यहाँ कठिनाइयाँ आ रही हैं, फिर उस कठिनाइयों को दूर करने के लिए हम उपचारात्मक शिक्षण का उपयोग करते हैं। तो देखिए इसके ऑप्शन देखिए, अध्यापक द्वारा पक्षपातपूर्ण व्यवहार हेतु, ऐसा तो नहीं है हम उसके संग पक्षपात करेंगे, नहीं। अधिगम कठिनाई दूर करने हेतु, ये हो सकता है। कक्षा में स्पर्धा भावना विकास हेतु, ये भी नहीं है। विद्यार्थियों की अधिगम सामग्री की समस्या की जानकारी हेतु, जानकारी तो हमें निदानात्मक परीक्षण के थ्रू मिलती है। तो उपचारात्मक परीक्षण के थ्रू हम क्या करते हैं, बच्चों की जो भी अधिगम में कठिनाइयाँ आती हैं उसको दूर करने के हम प्रयास करते हैं। तो उसका आंसर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 81 से लेके अब 90 तक के जो क्वेश्चन है वो इस गद्यांश पर आधारित है। तो इस गद्यांश को पहले रीड कर लेते हैं। जीवन की वही व्यक्ति सफल होता है जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में अपनी बुद्धि से काम लेता है और परिश्रम, ईमानदारी तथा विवेक से काम करता है। वह सभी का सामना करता है और बड़ों के प्रति अप्रिय शब्द नहीं बोलता, सभी से नम्रता और उदारता का व्यवहार करता है। यही सुमति के गुण हैं। जहाँ सुमति नहीं रहती वहाँ दंभ, अहंकार, क्रोध और अधीरता के दुर्गुणों का साम्राज्य रहता है। सुमति में न रहने से ही तो कुमति आती है। सुमतिहीन लोगों से संपत्ति भी सदैव दूर रहती है
और उनका कोई आदर और सम्मान नहीं करता। इसी कारण ऐसे लोग विपत्तियों तथा कष्टों से घिरे रहते हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में सुंदरकांड में कहा है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ संपत्ति निदाना। इस पर आधारित हम क्वेश्चन देखते हैं। उच्चारण के आधार पर प, फ, ब, भ, म और उ और उ सस्वर युक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो ये कैसे व्यंजन कहलाते हैं? जो प वाला वर्ग है उसका हम उच्चारण कहाँ से करते हैं? अपने ओष्ठ के थ्रू करते हैं। तो वो किस प्रकार के व्यंजन है? ओष्ठ्य व्यंजन है। तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। जबकि जो हमारा का वर्ग होता है वो कंठ व्यंजन होता है, चा वर्ग दालव्य व्यंजन होता है और जो ता वर्ग होता है वो हमारा दंत्य व्यंजन होते हैं। कार्य शब्द का तत्सम रूप है। तो जो कार्य शब्द होता है उसका तत्सम रूप क्या होता है? कर्म। तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदार या उद्धार युग का सही अर्थ है। तो उसका जो सही अर्थ है वो है ऑप्शन नंबर सी, मुक्त हृदय। और उदार का मतलब होता है मुक्त हृदय और त्राण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अ उपसर्ग के उदाहरण है। उपसर्ग कौन सा होता है? जो हमारे मूल शब्द के आगे जुड़ता है और जो शब्द होता है उसमें या तो कोई परिवर्तन ला देता है या फिर कोई विशेषता उत्पन्न करता है। अप्रिय, तो अ प्लस प्रिय अप्रिय, अधीर अ प्लस धीर अधीर। सो उसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए ही है। बाकी भी देख लेते हैं। अवगत में अब उपसर्ग लगा है, अनुज में अन उपसर्ग लगा है, अनुरूप में भी अनुपसर्ग लगा है। तो केवल ऑप्शन नंबर ए में अवसर्ग लगा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन शब्द में प्रत्यय है अब, अत, अन या फिर न। सो जो बोर्ड था उसने ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी दोनों को ही राइट आंसर माना था। सो जीवन में अन प्रत्यय भी है और न प्रत्यय भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहार शब्द में निहित समास का नाम है। तो व्यवहार शब्द में किस प्रकार का समास है आपको ये बताना है। अव्ययी भाव, द्वंद्व स्वभाव, द्विगु समास या फिर तत्पुरुष समास। तो व्यवहार शब्द में कौन समास है? अव्ययी भाव समास है। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। संपत्ति शब्द संधि का उदाहरण है यण, अयादि, विसर्ग या फिर व्यंजन संधि। जब हम संपत्ति शब्द का जब हम विच्छेद करेंगे तो सम प्लस पत्ती लिखेगा, तो सम में कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी। आप ऐसे याद रखिएगा, जिन शब्दों के ऊपर चंद्र मतलब बिंदु लगा होता है, नासिक की ध्वनियाँ आती है, तो वो उसमें किस प्रकार की संधि होती है? व्यंजन संधि होती है। निम्नलिखित में से शब्दकोश क्रम में सही है। तो इसमें से आपको देखना है कि हिंदी वर्णमाला के अनुसार ये कौन से जो शब्द है वो एकदम सही लिखे हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, पहले छोटी ई आया, फिर ना आया, फिर वह आया। तो हिंदी वर्णमाला में भी ऐसे ही होता है कि सबसे पहले छोटी बड़ा, छोटा बड़ा, छोटी ई आ गई, फिर ताथा दाथा ना और फिर यारा ला हुआ आता है। सो ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है, जबकि बाकी जो है वो गलत लिखे हुए हैं। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से मानक स्वरूप है। सो जो मानक स्वरूप है वो ऑप्शन नंबर बी का है, दम्भ। बाकी सब गलत तरीके से लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। नवजात ने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो जो प्रथम जो लिखा हुआ है वो किस प्रकार का विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण है, वो भी निश्चित संख्यावाचक। मुझे 5 किलोग्राम गुड़ चाहिए। तो ये किस प्रकार का है? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। तो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। सो यहाँ पे हमारे 30 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं और आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके 30 आउट ऑफ कितने मार्क्स आए हैं। बाय एंड हैव अ गुड डे।